चलिएगा, तो अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर किसके बारे में, विक्ट्री ऑन डच। डचों के ऊपर अंग्रेजों ने जो विजय हासिल की है उस मुद्दे पर अब हमको बात करना है, हमको डिस्कशन करना है विक्ट्री ऑन डच के ऊपर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डचों की अगर बात की जाए तो डच कहाँ के लोग हैं, तो आप सभी को पता है डच आर द सिटीजन्स ऑफ नीदरलैंड। डच कहाँ के लोग होते हैं, नीदरलैंड के या हॉलैंड के लोगों को ही क्या कहा जाता है, डच कहा जाता है। देखिए डचों की अगर बात की जाए तो उनमें एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था कार्नेलियस डी हूटमैन। तो कार्नेलियस हूटमैन 1596 में पहुंचा था इंडोनेशिया। क्लियर, तो कार्नेलियस हूटमैन रीच्ड टू इंडोनेशिया इन 1596 में। फिर इंडिया में इनका आगमन कब हुआ है, व्हेन दे रीच्ड टू इंडिया, तो आंसर आपका होगा 1605 में लोग इंडिया आए। तो इंडिया में आगमन जो हुआ है किनका, डचों का, वो 1605 में हुआ। 1605 से लेकर अगर बात की जाए इंडिया में डचों के पूरे के पूरे इतिहास की, तो 1605 से लेकर 1825 तक 1825 तक इंडिया में किसका इतिहास माना जाता है, डचों का। हालांकि उनका जो प्रभुत्व है ना, इनका जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहा। जैसे कि 1605 में इन्होंने अपनी पहली जो ट्रेड फैक्ट्री है वो इस्टेब्लिश की थी मसूलीपट्टनम में, और फिर धीरे धीरे पोर्तुगीज़ को हटाना शुरू किया, पोर्तुगीज़ को रिमूव करना शुरू किया। जैसे 1658 के लगभग श्रीलंका को कैप्चर कर लिया। फिर 1661 के अप्रोक्स मालाबार के जितने भी किले थे या फोर्ट्स थे, दुर्ग थे, उन्हें जीत लिया। ठीक है, 1641 में मलक्का स्ट्रेट अपने कब्जे में कर लिया, और इंडोनेशिया के जितने भी आइलैंड्स थे वहाँ से पोर्तुगीज़ को क्या करा है, भगा दिया है, हटा दिया। ठीक है, और अंग्रेजों के साथ भी इनके संघर्ष हुए हैं, अंग्रेजों को भी उन्होंने वहाँ से क्या किया है, रिमूव करने की कोशिश की है। तो अंग्रेजों के साथ भी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विक्ट्री ऑन डच। विक्ट्री ऑन डच, लेकिन डचों पर किसकी विक्ट्री, डचों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विक्ट्री। ठीक है, डचों पर किसने विजय प्राप्त की है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब उसमें हम कुछ चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, सीक्वेंस में सिस्टमेटिकली डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डच प्रेजेंस ऑन इंडिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट लास्टेड फ्रॉम 1605 टू 1825। 1605 से लेकर 1825 तक डचों का जो इतिहास है वो इंडिया में है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो प्रेजेंस है डचों का वो 1605 से 1825 तक है। 1605 में क्या हुआ था, मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपना पहला ट्रेड सेंटर क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था मसूलीपट्टनम में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम टैक्स, ये क्यों आए थे इंडिया में, देखिए इनके अगर बात की जाए तो इनका फोकस इंडोनेशिया में था। इंडोनेशिया के जो स्पाइस आइलैंड्स थे वहाँ इनका बेसिक फोकस था, और वहीं से ये मसालों का ट्रेड किया करते थे। जैसे लवंग या लौंग हो गया है या ब्लैक पेपर, इट मीन्स काली मिर्ची है, तो इस तरह के मसालों का वहाँ से ट्रेड कर लेते थे। तो इंडिया में इनके आने का बेसिक टारगेट था कि यहाँ की जो टेक्सटाइल्स थी, यहाँ के जो वस्त्र उद्योग था, ठीक है, उससे ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे, और सिर्फ टेक्सटाइल और जो अदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके ट्रेड के लिए, खासतौर से टेक्सटाइल के ट्रेड के लिए इंडिया ये आए थे। मसालों का काम तो इंडोनेशिया से ही हो रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा टेक्सटाइल, द आइटम्स ट्रेडेड इन डच इंडिया इंक्लूड्स प्रीसियस स्टोन्स, इंडिगो, सिल्क। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का ये लोग इंडिया से ट्रेड करते थे। इसके अलावा ओपियम यानी कि अफीम का भी यहाँ से व्यापार इनके द्वारा किया जाता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। आगे अगर हम बात करें ना, तो इंडिया के जो स्लेव्स थे, इंडिया के जो दास थे, उन्हें भी ये लोग कहाँ पर लेकर जाते थे, स्पाइस आइलैंड्स पर, और स्पाइस आइलैंड्स कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। ठीक है, तो इंडिया के ही दासों को या लेबर को ये लोग कहाँ पर शिफ्ट करते थे, इंडोनेशिया में। ठीक है, बाई द मिडिल ऑफ 1825 द डच हैड लॉस्ट देयर लास्ट ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया। तो 1825 के मिडिल में, 1825 के मध्य में इंडिया में जो लास्ट ट्रेडिंग पोस्ट थी डचों की, उसे भी इन्होंने क्या कर दिया था, खो दिया था, या वो भी इनकी समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बाय द मिडिल ऑफ 1825 द डच हैड लॉस्ट देयर लास्ट ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप से इनका पूरी तरह से जो गमन है वो हो चुका है कब, 1825 में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इनिशियल लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम था वेरिंग दे ऊस्ट इंडीज कंपनी, BOC के नाम से जाना जाता है, इस कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1602 में। ये कंपनी कब बनाई गई थी, ये कंपनी बनाई गई थी 1602 में। तो 1602 में कंपनी बनी थी, लेकिन कार्नेलियस हूटमैन 1596 में ही आ चुका था, कहाँ पर, इंडोनेशिया में।
तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि कहाँ थी, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइस आइलैंड में थी। ठीक है, तो ज़्यादा दिलचस्पी उनकी इंडिया के बजाय इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइस आइलैंड्स को लेकर थी। जल्दी ही उन्होंने मलय जलडमरू मध्य और इंडोनेशिया के द्वीपों से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया था। तो जैसे ये इंडोनेशिया पहुंचे थे 1596 में, काफ़ी स्पीड के साथ इन्होंने काम करना शुरू किया और वहाँ से जितने भी पुर्तगाली थे उन्हें वहाँ से खदेड़ा, और जो मलय स्ट्रेट है या मलक्का जो स्ट्रेट है, मलक्का जो संधि है ना, उस पर क्या कर लिया, नियंत्रण कर लिया। ठीक है, वहाँ पर नियंत्रण कर लेने के बाद जो पूरा का पूरा ट्रेड था वो इनके कब्जे में आ चुका था, व्यापार पूरा इनके नियंत्रण में आ चुका था। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आ जाता है इंपॉर्टेंट। 1658 में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने श्रीलंका को कैप्चर कर लिया है, श्रीलंका को जीत लिया है, किससे, पुर्तगालियों से। श्रीलंका वॉज कैप्चर फ्रॉम पोर्तुगीज। तो पुर्तगालियों से इन्होंने कैप्चर कर लिया है किसे, श्रीलंका को। कब, 1658 में। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, ये वाली ईयर भी मैं बता देता हूँ, 1641 का ईयर होगा, 1641 का वो ईयर होगा जब ये किस स्टेट को कैप्चर कर लेते हैं, मलक्का स्टेट को। मलक्का जो जलडमरू मध्य है या मलक्का जो जल संधि है उसको ये जीत लेते हैं। तो ये हालांकि चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है, क्योंकि डचों के इतिहास को तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, बट फिलहाल जो हमारा टॉपिक है ना, अभी चीज़ें इस तरह से होंगी कि हम इन्हें पढ़ते पढ़ते फिर हम संघर्ष पर भी आएंगे। देखिए, इंडोनेशिया के द्वीपों से हो रहे मसालों के व्यापार में भागीदारी को लेकर अंग्रेज कंपनी और डच कंपनी में काफ़ी ज़्यादा विवाद उत्पन्न हो चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे इंडोनेशिया के जो स्पाइस ट्रेड थे, जो मसाला व्यापार थे, उससे जो इनकम जनरेट हो रही थी, उससे जो मुनाफा उत्पन्न हो रहा था, उस मुनाफे को लेकर इन दोनों कंपनियों में भागीदारी को लेकर क्या होने लगे, विवाद होने लगे, दोनों में आपस में ठन गई। किस मुद्दे को लेकर, इंडोनेशिया के मसालों के व्यापार में भागीदारी को लेकर। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इन दोनों कंपनियों के बीच रह रहकर होने वाली लड़ाई 1654 से शुरू हुई। 1654 से दोनों कंपनियों के बीच में ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्टेड बिटवीन द EIC एंड द VOC फ्रॉम 1654। तो 1654 से ही ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो चुके हैं VOC और EIC के बीच में, 1654 से। ठीक है, और ये कब तक चले हैं, ये चले हैं 1667 तक, 1667 तक। तो 1654 से इनके बीच में रह रहकर युद्ध या फिर विवाद हुआ करते थे, छोटे मोटे झड़पें हुआ करती थी, जो कब तक चली है, जो 1667 तक चली है। और 1667 में दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। समझौता ये हुआ कि इंडोनेशिया में जितने भी दावे ब्रिटिशर्स ने किए थे या ईस्ट इंडिया ने कंपनी ने किए थे, उन्होंने वो सारे दावे छोड़ दिए। ठीक है, उन्होंने पूरी तरह इंडोनेशिया छोड़ दिया और वो कहाँ आ चुके हैं, वो इंडिया आ चुके हैं। ठीक है, और इंडोनेशिया, और अगर डचों की बात की जाए तो डचों ने ये वादा किया है कि इंडिया में जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की बस्तियां हैं, ठीक है, जितने भी रेसिडेंट्स हैं EIC या ब्रिटिशर्स के, उन्हें किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे डच। ठीक है, तो ये एक समझौता हुआ, एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूँ। 1667 में इनके बीच में सारे के सारे जो विवाद थे वो समाप्त हुए, जब अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर सारे दावे छोड़ दिए और बदले में डचों ने भारत में अंग्रेज बस्तियों को ना छूने का वादा किया। ठीक है, तो अंग्रेज बस्तियों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे कौन, डच इंडिया में, और इंडोनेशिया के जितने भी क्लेम्स या जितने भी दावे थे उन्हें खत्म किया है, उन्हें छोड़ दिया है किसने, अंग्रेजों ने। ठीक है, तो यहाँ पे समझौता हो गया, अब इनके बीच में कोई विवाद की वजह नहीं बचती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब डच व्यापार में वृद्धि कर रहे थे, थोड़ा सा और इनिशियल लेवल से देखें तो जब डच व्यापार में वृद्धि कर रहे थे, उसी समय अंग्रेज भी व्यापार में वृद्धि करने में लगे हुए थे। ठीक है, दोनों कंटेम्प्रेरी हैं। 1602 में इनकी कंपनी बनी और 1600 में उनकी कंपनी बनी है। 1608 में इंडिया में ये आए हैं, 1605 में इंडिया में ये आए हैं। ठीक है, और 1596 में इंडोनेशिया में ये पहुंचे और 1600 में ये लोग इंडोनेशिया पहुंचे। कौन, 1596 में डच इंडोनेशिया पहुंचे थे और 1600 में 1600 में ब्रिटिशर्स इंडोनेशिया पहुंचे थे। ठीक है,
तो लगभग लगभग कंटेम्प्रेरी हैं। तो जैसे जैसे डच अपने व्यापार में वृद्धि करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के समकालीन या उन्हीं के कंटेम्प्रेरी, उन्हीं के पैरेलल ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज भी अपने व्यापार में वृद्धि करने में लगे हुए हैं। ठीक है, सीरियस चैलेंज टू कमर्शियल इंटरेस्ट टू डच, यहाँ पे डचों के लिए एक मुख्य चैलेंज है, एक मुख्य प्रतिद्वंदी है कौन, ब्रिटिशर्स। दोनों के बीच में एक चैलेंजशिप चल रही है, दोनों एक दूसरे को एक चैलेंज दे रहे हैं। ठीक है, ये व्यापार की जंग जल्द ही खूनी जंग में क्या हो जाती है, बदल जाती है। दोनों के बीच में खूनी जंग शुरू हो जाती है, जो मैंने आप लोगों को बताया 1654 से 1667 तक चलती है। ठीक है, अब ये स्टार्ट कैसे होती है, ये शुरुआत कैसे होती है, इसके बारे में अगर गौर करें तो क्या होता है कि 1623 में, इन 1623 में घटना घटती है। इन 1623 क्या होता है कि डचों के द्वारा 10 अंग्रेजों को और 9 जापानियों को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। कहां पर, इंडोनेशिया में। तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा, डच में स्कर्ड 10 इंग्लिश एंड 9 जैपनीज इन 1623 इन एम्बोयना आइलैंड, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का जो अम्बोयना आइलैंड है, जो अम्बोयना द्वीप है, जो काफी प्रसिद्ध है अपने मसालों के लिए, अपने स्पाइसेस के लिए, अम्बोयना आइलैंड पर, अम्बोयना द्वीप पर 10 या 10 अंग्रेजों की और 9 जापानियों की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा, डचों के द्वारा, इन 1623 में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि लंबा संघर्ष यहाँ पे शुरू हो जाता है। लंबे समय के संघर्ष के बाद 1627, ठीक है, ये मैंने ईयर आप लोगों को बताया है। मैं अंग्रेजों और डचों के बीच में क्या हुआ, समझौता हुआ, दोनों के बीच में संधि हुई। ठीक है, ये चीज मैं आप लोगों को बार बार क्लियर कर दे रहा हूं। बोथ पार्टी केम टू अ कॉम्प्रोमाइज इन 1667, दोनों ही पार्टियां कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो गई है 1667 में। और क्या कॉम्प्रोमाइज किया गया है कि अंग्रेज इंडोनेशिया से अपना दावा वापस लेंगे, ब्रिटिशर्स विथड्रॉ क्लेम फ्रॉम इंडोनेशिया, एंड जो दूसरी बात है वो ये है कि डच इंडिया में किसी भी अंग्रेज बस्ती को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब एक पॉइंट और जो हमें ध्यान में रखना है, 1667 के बाद पीस या शांति स्थापित थी। फिर क्या हुआ है, एक और घटना है जो हमें पढ़ना है और उसके बाद हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। 1667 के बाद दोनों के बीच में शांति थी, पीस थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलती गई, धीरे धीरे चीजें चेंज होती गई। और क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड करने लगी, काफ़ी ज़्यादा विस्तार करने लगी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट उन्हें अर्न होने लगा। क्योंकि उन्होंने कई सारे जो अधिकार थे, कई सारी जो सुविधाएं थी वो मुगल बादशाह से ले ली थी। जैसे मुगल बादशाह से उन्होंने 1717 में मुगल बादशाह से उन्हें एक प्रमाण पत्र मिल गया था, मुगल बादशाह से उन्हें एक आदेश मिल गया था, जिसके द्वारा इंडिया में बिना टैक्स दिए कलकत्ता में सिर्फ 3000 रुपये देने के बाद पूरे साल भर व्यापार करने का राइट मिला। दूसरा, सूरत में सिर्फ 10,000 एनुअली पे करने के बदले में पूरे के पूरे सूरत में ट्रेड करने का एनुअली राइट मिल गया बिना टैक्स दिए। साथ ही इससे भी पहले अगर बात की जाए तो जो गोलकुंडा के शासक थे, गोलकुंडा के जो रूलर थे, उन्होंने भी एक गोल्डन फरमान जारी कर दिया था, एक गोल्डन ऑर्डिनेंस इशू कर दिया था EIC के लिए, जिसमें 500 पेगोडा के बदले में पूरे के पूरे गोलकुंडा में बिना कोई टैक्स दिए EIC को ट्रेड करने के राइट्स थे। ठीक है, अब वहीं पर अगर हम BOC की बात करें या फिर इस कंपनी की बात करें जो डचों की थी, उन्हें ये सारे राइट्स नहीं मिल रहे थे इंडिया में, उन्हें ये सारी अधिकार नहीं थे। ठीक है, वो सिर्फ ट्रेड कर रहे थे। वैसे भी क्लेम तो वो खत्म कर ही चुके थे 1667 में। लेकिन क्या होता है इस दौरान, इस बीच क्या होता है, इस बीच आप लोगों को पता है कि 1757 और 1757 की सबसे महत्वपूर्ण घटना है बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध। और अंग्रेज प्लासी का युद्ध जीत लेते हैं और बंगाल इनके हाथ में आ जाता है इनडायरेक्टली। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल को ये अपने कब्जे में कर लेते हैं और अपने ही पसंदीदा व्यक्ति मीर कासिम को बंगाल का नवाब ये डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मीर कासिम जो एक कठपुतली रूलर था, एक पपेट रूलर था किसका, EIC का, वो बंगाल का नवाब बन जाता है। और
जितनी भी सुविधाएं EIC को चाहिए होती हैं, जितने भी सोर्सेस या जितना भी धन बंगाल से चाहिए होता है, वो सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध करा देता है मीर जाफर। ठीक है, मीर कासिम नहीं होगा कि मैंने अगर बोला तो मीर जाफर। मीर जाफर को ये नवाब बनाते हैं 1757 में, और मीर जाफर के जरिए सारे के सारे रिसोर्सेज, सारे के सारी वेल्थ को क्या कर लेते हैं, अपने पास ले लेते हैं, अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। कौन? ब्रिटिशर। ठीक है, अब बंगाल का जो खजाना है वो खाली होने लग जाता है, बंगाल के रिसोर्सेज कम होने लग जाते हैं, बंगाल में एक प्रकार से पुअरिटी आने लग जाती है, गरीबी आने लग जाती है। ठीक है, बंगाल की जनता परेशान होने लग जाती है, और इसी का प्रभाव नवाब पर भी पड़ता है, और नवाब ये समझने लगता है कि EIC हमारे लिए नुकसानदायक है, ब्रिटिशर्स या अंग्रेज हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हैं। जब उसे ये बात क्लियर होती है, उसे ये बात समझ में आती है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। ठीक है, तब मीर जाफर एक सीक्रेट प्लान करता है, एक सीक्रेट ट्रीटी करता है, एक समझौता करता है। ठीक है, एक बैठक करता है किसके साथ? डचों के साथ। और डचों को वो बुलवाता है कहाँ पर? डचों को वो बुलवाता है अपने बंगाल में या हुगली में। ठीक है, हुगली में बुलवा लिया जाता है किसे? डचों को, और डच कंपनी पहुंच जाती है हुगली में, और वहां से ये अपना ट्रेड या व्यापार करना धीरे धीरे स्टार्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये खबर जब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलती है कि एक सीक्रेट बैठक हुई है, एक सीक्रेट मीटिंग हुई है बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल एंड दी VOC, इट मीन्स की डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है, और इसी कारण से VOC यहाँ तक पहुँच गई है, बंगाल तक पहुँच गई, हुगली तक पहुँच गई है। जब इस बात की खबर मिलती है रॉबर्ट क्लाइव को या डच ईस्ट इंडिया कंपनी को, देन ये लोग क्या करते हैं? देन ये लोग एक वॉर डिक्लेयर कर देते हैं डचों के खिलाफ, और दोनों के बीच में एक युद्ध लड़ा जाता है 1759 में, जिस युद्ध को, जिस बैटल को हम बोलते हैं बैटल ऑफ बेदरा। ठीक है, कौन सा युद्ध? बैटल ऑफ बेदरा। इसे बैटल ऑफ चुनसुरा भी कहा जाता है। ठीक है, इस युद्ध को साथ ही किस नाम से कहा जाता है? बैटल ऑफ चुनसुरा या बैटल ऑफ बेदरा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ बेदरा की अगर बात करें, या आपसे बैटल ऑफ हुगली पूछ ले या बैटल ऑफ चुनसुरा पूछ ले, ये तीनों नाम एक ही युद्ध के हैं जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ बेदरा 1759 में। ठीक है, तो 1759 में डचों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध को हम बोलते हैं बैटल ऑफ बेदरा। ठीक है, बैटल ऑफ बेदरा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ लें। बैटल ऑफ बेदरा। इसी युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? इस युद्ध को जाना जाता है एक और नाम से, जो है चिनसुरा। क्लियर? कौन सा युद्ध? चिनसुरा का युद्ध। और इसी युद्ध को जाना जाता है और किस नाम से? तो इसे और साथ ही हम बोल सकते हैं बैटल ऑफ हुगली। तो ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ हुगली भी बोला जाता है, बैटल ऑफ चिनसुरा भी बोला जाता है, और बैटल ऑफ हुगली भी कहा जाता है। ठीक है, बैटल ऑफ बेदरा, चिनसुरा एंड हुगली, दैट वाज फॉट इन 1759 बिटवीन द VOC एंड द EIC। तो VOC और EIC के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को कि दैट बैटल वाज फॉट बिटवीन VOC एंड EIC। और आप सभी को ये बात क्लियर है कि VOC मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, और EIC का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, या अंग्रेजों की या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। कब होता है? 1759 में, और इस युद्ध में डचों की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, डच वॉज डिफीटेड बाई EIC, और यही विक्ट्री की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, विक्ट्री ऑन डच जो है वो यहाँ पर मिलती है। ठीक है, और इसके बाद देखिए ये अंतिम है, एक प्रकार से लास्ट है। हालांकि 1667 में भी एक समझौता हुआ था, बट ये एकदम लास्ट आप लोग समझे, है ना। जब इसके बाद से डचों का इंडिया में प्रभुत्व पूरी तरह से खत्म हो गया था। 1825 तक ये छोटे मोटे ट्रेड व्यापार करते रहे थे, और 1825 में पूरी तरह से भी इनका खात्मा इंडिया में हो चुका था। लेकिन यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है 1759 1759 का बैटल ऑफ बेदरा। ठीक है,
यहाँ से पूरी तरह से खात्मा हो जाता है किसका, डचों का। तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। द बैटल ऑफ चुनसुरा वॉज ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ बेदरा और बैटल ऑफ हुगली टुक प्लेस नियर चुनसुरा India on 25 of November 1759 during the 7 years war between the forces of British troops mainly of the British East India Company and a force of the Dutch East India Company which had been invited by the Nawab of Bengal Mir Jafar to help him eject the British and establish themselves as the leading commercial company in Bengal। ठीक है, तो ये कारण मैंने भी बता दिया आप लोगों को। एक बार फिर से मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मैंने पढ़ा है। द बैटल ऑफ चुनसुरा on 25 of November 1759 during the 7 years war। ठीक है, तो जब 7 ईयर वॉर चल रहा था उसी समय पर ये युद्ध लड़ा गया था। अब 7 ईयर वॉर कब से कब तक चला था, तो ये यूरोप की घटना है। 7 ईयर वॉर जो चल रहा था किस किस के बीच में, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, जो शुरू हुआ था 1756 से 1763 तक। इस दौरान 7 ईयर वॉर चल रहा था। तो उसी समय पर इंडिया में कौन सा युद्ध हुआ था, उसी समय इंडिया में हुआ था बैटल ऑफ बेद्र। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ड्यूरिंग द 7 ईयर वॉर ये युद्ध इंडिया में चल रहा है जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ बेद्रा। ठीक है, वॉर बिटवीन अ फोर्स ऑफ EIC एंड VOC। ठीक है, विच हैड बीन इन्वाइटेड बाय द नवाब ऑफ बंगाल मीर जाफर टू हेल्प हिम। इस युद्ध का बेसिकली कारण मैंने बताया कि VOC को इनवाइट किया गया था नवाब ऑफ बंगाल यानी बंगाल के नवाब के द्वारा, जिनका नाम था मीर जाफर। और क्यों बुलवाया गया था, ताकि बंगाल से अंग्रेजों को क्या किया जा सके, भगाया जा सके। ठीक है, तो बंगाल से अंग्रेजों को रिमूव करने के लिए इन्होंने VOC को बुलाया और उन्हें यह कहा कि अब आप ही यहाँ की क्या होंगे, सबसे बड़े ट्रेडिंग कंपनी के रूप में कार्य करेंगे। बट आपको पहले किसे हटाना होगा, आपको अपने प्रतिद्वंदी अंग्रेजों को यहां से क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। इस पर्पस के साथ, इस उद्देश्य के साथ एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी VOC के अधिकारियों के और बंगाल के नवाब के बीच में। बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि इस युद्ध में VOC की क्या हो गई, हार हो गई। ठीक है, डिस्पाइट ब्रिटेन एंड डच रिपब्लिक नॉट फॉर्मली बीइंग एट वॉर। देखिए दोनों के बीच में ना इसके अलावा कोई युद्ध नहीं हुआ, दोनों एकदम शांति से क्या कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे। The Dutch advanced up the Hooghly River. They meet a mixed force of British and local troops at Chinsura, just outside Calcutta. तो चिंसरा में यहाँ पे दोनों सेनाओं के बीच में भिड़ंत हुई है जो लगभग कलकत्ता से कुछ दूरी पर है। एंड द ब्रिटिश अंडर कर्नल फ्रांसिस फोर्डे डिफीटेड द डच फोर्स देम टू विथड्रॉ। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया है कि जो ब्रिटिश फोर्स थी जो कर्नल फ्रांसिस फोर्डे के नेतृत्व में लड़ रही थी, डिफीटेड द डच फोर्सिंग देम टू विथड्रॉ। तो यहाँ पे डचों को पराजित कर दिया और उन्हें विवश होकर वहां से विथड्रॉ करना पड़ रहा है, वहां से वापस पीछे की ओर भागना पड़ रहा है या वापस अपने टेरिटरी में लौटना पड़ रहा है। ठीक है, तो 1759 का बैटल ऑफ बेद्रा आपको एक सिर्फ फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है, एक वन लाइनर के रूप में ध्यान रखना है, जो 25 ऑफ नवंबर को 1759 में लड़ा गया था चुनसुरा नामक स्थान पर, जो कलकत्ता के काफी निकट है या बंगाल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं विक्ट्री ऑन पोर्तुगीज पर अंग्रेजों की, तो 1612 की घटना आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, 1612 की घटना ध्यान में रखना होगा, जिसमें हमने बात की है बैटल ऑफ स्वाली या बैटल ऑफ सूरत की। ठीक है, वो भी 29 और 30 नवंबर के बीच में लड़ा गया था, 29-30 नवंबर 1612 को। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं विक्ट्री ऑन डचेस पर, तो यहाँ पे एक इवेंट ध्यान रखना होता है जिसे हम 3 नामों से जानते हैं, या तो आप बैटल ऑफ बेद्रा बोल लें, चिंसरा बोल लें या फिर हुगली बोल लें, जो हुआ है 25 ऑफ नवंबर 1759 में, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई है और डचों की क्या हुई है, पराजय हुई है। ठीक है, अभी भी डचों का जो है इंडिया से ट्रेड लगभग चलता रहा, 1825 में फाइनली खत्म हुआ था, लेकिन 1757 के बाद बिल्कुल भी इनका जो वर्चस्व है वो इंडिया में देखने को हमें नहीं मिलता। ठीक है, तो डचों पर जो ब्रिटिश विक्ट्री है वो हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे फ्रांसीसियों पर ब्रिटिशर्स की जो विक्ट्री हुई है उस मुद्दे पर। ठीक है, हालांकि हम टॉपिक को पढ़ चुके हैं, बट एक बार हम इसे रिवाइज ही करेंगे खाली, क्योंकि हमने ये टॉपिक डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो किस तरह से अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों पर विक्ट्री हासिल की है उस मुद्दे पर बात की जाएगी। और आप सभी को पता है कि फ्रांसीसियों पर जो विक्ट्री हुई है उसके लिए 3 युद्ध लड़े गए हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बैटल ऑफ कार्नेटिक्स, यानी कार्नेटिक के युद्ध, कार्नेटिक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और आप सभी को पता है कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर ही लड़ा गया था 1646 से 48 के बीच में, सेकंड जो हुआ था वो 49 से 54 के बीच में, और थर्ड जो हुआ था वो हुआ था आपका
58 से 67 के बीच में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कार्नेटिक वॉर्स के ऊपर या फ्रेंच पर ब्रिटिश विक्ट्री के ऊपर। ठीक है, तो फ्रेंच पर विक्ट्री होगी ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों की, उसके ऊपर अब हमारा डिस्कशन होगा।